19 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लेजर से लैस उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष मलबे को दूर करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ सहयोग कर रहा है? कौन सा देश बोल रहा है? क्या अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए कौन सा देश भारत का सहयोग कर रहा है? किसका उपयोग कर? लेजर से लैस उपग्रहों का उपयोग करके। ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस या डी जर्मनी। तो कौन सा सहयोग कर रहा है? सहयोग कर रहा है जापान। ठीक है। जापान उन्नत लेजर से लैस उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष मलबे की चुनौती को दूर करने के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। किसके साथ? भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। इस सहयोग में जापान के ऑर्बिटल लेजर और भारत के इंस्पेसिटी शामिल है। कौन सा? ये भारत की इंस्पेसिटी शामिल है, जो मलबे को वाष्पीकृत करता है। क्या करते हैं? वाष्पीकृत करने और अंतरिक्ष अव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए लेजर का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह साझेदारी चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी कि लूपेक्स मिशन और भारत में आपदा प्रबंधन और कृषि के लिए उपग्रह डेटा अनुप्रयोगों जैसे अन्य अंतरिक्ष पहलुओं तक फैली हुई है। अंतरिक्ष मलबे को हटाने में जापान की सक्रिय भागीदारी, इसके नियामक ढांचे और निजी क्षेत्र के नवाचार द्वारा समर्थित अस्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी महाराष्ट्र। कौन सा? ये है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो व्यक्तिगत कानूनों में कानून एकरूपता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी विधेयक 2024 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधेयक को राज्य विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को पारित किया और बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसकी अधिसूचना 12 मार्च 2024 को जारी की गई। कब की गई? 12 मार्च 2024 को जारी की गई। यह कदम सामाजिक सद्भाव और समानता के लिए कानूनी ढांचे में सुधार के लिए उत्तराखंड के अग्रणी प्रयासों को उजागर करता है। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ए शंकर प्रसाद शर्मा को, बी रामचंद्र शर्मा को, सी नेत्रा प्रसाद तिमसिना को या डी विष्णु पैडोल को। तो इनको किया गया? ये शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया भारत में नेपाल का राजदूत। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर रामचंद्र पैडोल द्वारा, कौन है? रामचंद्र पैडोल, इसमें ऑप्शन में दिया है विष्णु पैडोल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये रामचंद्र पैडोल द्वारा भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इनका दूसरा कार्यकाल है। यह इस महत्वपूर्ण राजनयिक पद पर उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। उनकी पुनर्नियुक्ति नेपाल भारत संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव में विश्वास को दर्शाती है। साथ ही डॉक्टर नेत्र प्रसाद तिमसिना को मलेशिया में नेपाल का रेसिडेंट राजदूत नियुक्त किया गया, जो इस क्षेत्र में अपने राजनयिक जुड़ाव को मजबूत करने पर नेपाल के फोकस को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी भूटान। तो कौन है ये? भूटान। भूटान ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को दुर्लभ दासो उपाधि रेड स्कार्फ प्रदान किया। आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों के लिए आरक्षित है। यह सम्मान भारत और भूटान दोनों में शिक्षा में कपूर के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। शिक्षक विकास में अरुण कपूर की उपलब्धियों ने उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल
राजा जिग्मे खेसर नामग्याल से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए ओडिशा में, बी केरल में, सी मध्य प्रदेश में या डी राजस्थान में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया, भोपाल। कहाँ पे? भोपाल। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला अस्थायी वन प्रथाओं को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और वानिकी क्षेत्र के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें वन संबंधी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले लगभग 300 स्टॉल हैं और लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण थीम पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को ज्ञान का आदान प्रदान करने और वन प्रबंधन और संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में साल दर साल प्रतिशत वृद्धि क्या है? ए 20.32%, बी 16.92%, सी 70.32% या डी 8.757%। तो कितना ये साल दर साल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ये 20.32% है। भारत में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में साल दर साल 20.32% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 19.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कितना ये? 19.21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह बढ़े हुए कर अनुपालन और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों द्वारा संचालित एक मजबूत राजकोषीय प्रदर्शन को दर्शाता है। प्रतिशत कर राजस्व में समग्र सुधार को दर्शाता है, जो कर संग्रह तंत्र की दक्षता को रेखांकित करता है। जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सकल आंकड़े का 20.32% तक बढ़ना राजस्व आधार में विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक योगदान को उजागर करता है। भले ही बढ़े हुए रिफंड ने शुद्ध संग्रह को प्रभावित किया हो। किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य और राजकोषीय नीति प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ऐसे प्रमुख मैट्रिक्स को समझना आवश्यक है। किसके? अगला प्रश्न है, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किसने जीता? ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, बी स्वप्निल कुशले या डी अभिनव बिंद्रा या सी अभिनव बिंद्रा या डी किरण अंकुश जाधव। तो ये किसने जीता? ये किरण अंकुश जाधव। भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले किरण अंकुश जाधव पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में विजयी हुए। इसमें ये कहाँ के भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है और कितने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में विजयी हुए। उन्होंने फाइनल में 465.8 का प्रभावशाली स्कोर बनाया, जिससे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और स्वप्निल कुशले को पीछे छोड़ दिया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता कुशले ने 40वें 60 तक बढ़त बनाए रखी, लेकिन आखिरकार कांस्य पदक हासिल किया। जाधव का उल्लेखनीय प्रदर्शन सटीक निशानेबाजी में उनकी उत्कृष्टता और खेल में उनकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। कौन सा देश 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? कौन सा देश 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी चीन या डी रूस। कौन बना रहा है? ये रूस बना रहा है।
2 मिनट में आओ तो नहीं। हम्म। सच्ची? कहाँ उजल है? सच्ची? आ गए नहीं रह जा। इतना तेज आवाज आता हो?